जय मूलवासी, बोल 85, जय मूलवासी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मूलवासी जागेगा, चोर तेरा भागेगा, मूलवासी जागेगा, चोर तेरा भागेगा। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे थे लो सवा में नहीं सर, ये प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हो और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पोहक सिंह है जी। और मैं भारत बीएमपी का मैं मंडल जिला अध्यक्ष हूँ, जिसमें आज चरणबद्ध आंदोलन के तहत जो आज आमरण अनशन है, जिसमें जो है भारत के समस्त जो है तहसील और जिला कार्यालयों पर हो रहा है। प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य क्या है कि बहुजन समाज को मुक्त करने के लिए जन आंदोलन की तैयारियां हैं। आपका पर्चा अभी पड़ा, हम मीडिया के द्वारा पता चला कि आप लोग आरएसएस की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आरएसएस हमारा सत्यानाश कर रही है, इसे हम विरोध कर रहे हैं। वो तो बताते हैं कि आरएसएस जो एक स्वयंसेवी संगठन है और उसमें जो है लोगों को मतलब राष्ट्रवाद और तमाम चीज़ों के वो फ़ायदे पहुंचते हैं। तो आरएसएस जो स्वयं की सेवा करता है ना, राष्ट्र की सेवा थोड़ी करता है। तो उन्होंने अपनी वर्तमान सरकार बनाई है और कोविड में उन्होंने बहुत सारी हेल्प दी है लोगों को, ऐसा आरएसएस बताता है। ये तो आरएसएस बताता है, क्या हेल्प दी है पता नहीं है। आप लोगों का अंतिम निर्णय क्या है आगे चलकर? अंतिम निर्णय यह है कि पूरे भारत को मुक्त करके बहुजन समाज के हाथ में हुक्मरान बनाना। दूसरा, 6 अक्टूबर को आप लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। वो प्रदर्शन में बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी के बाद में आरएसएस ने अभी पीआईएफ पे बैन लगवा दिया और हिंदूवादी संगठनों ने, ऐसा सुनाई में आ रहा है कि जितने भी बहुजन संगठन हैं उन पे भी लगाने के लिए वो योजना बना रहे हैं। आप लोगों का इसमें क्या स्टैंड है? हाँ, तो जो अपनी जो है गैर नीतियों में घुले हुए होंगे उन पर लग जाएगा। हम तो चैलेंज करते हैं, हम पर आरोप लगा, हमारे संगठन पर कोई आरोप लगा के दिखाए, सिद्ध कर हमें जेल में डालें। लेकिन अभी उन्होंने संविधान का बाबा साहब का हवाला दिया और मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि जाति और वर्ण मुक्त भारत होना चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो आज तक जो है क्यों नहीं जो उन्होंने आवाज़ उठी? जब बहुजन समाज जाग रहा है, चारों तरफ जो है मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है, और 6 दिसंबर को आज तक किसी की हिम्मत हुई जो कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज ही एक भारत मुक्ति मोर्चा है, वही एक ऐसी जानदार संगठन है राष्ट्र के अंदर जो कि पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव किया था। और आगे जहाँ भी ऐसा करते रहेंगे, वो अन्य अत्याचार करेंगे, जहाँ भी हेडक्वार्टर खोलेंगे वहीं जो भारत मुक्ति मोर्चा घेराव करेगा। सर, आपका नाम क्या है? आप आज जो आमरण अनशन कर रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा आपके पम्पलेट में दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ जानकारी ऐसी भी हम लोगों को मिली है प्रेस द्वारा कि आप लोग आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, जबकि अभी मोहन भागवत वाल्मीकि जाति के लोगों में अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया वाल्मीकि जयंती में कानपुर में, और उन्होंने जाति मुक्त वर्ण मुक्त भारत की अभियान की बात रखी है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग जाति व्यवस्था बनाई और वो उसके मुक्त करने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, वो षड्यंत्रकारी हैं, हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं और अपनी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, आगे विश्रांत रखेंगे। लेकिन मोहन भागवत लगातार कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं मोहन भागवत जी इस समय वर्तमान, जो कि आरएसएस और संघ के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो इसका बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं, जो संघ की सेवा करते हैं। देखिए, गुमराह करके हमारे लोगों को संघ में शामिल किया गया है, और जैसे जैसे वामसेप की विचारधारा की जानकारी बढ़ती जा रही है, लोग संघ से बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे वामसेप का आदमी उनके संघ में नहीं जा रहा है और उनके लोग टूट के हमारे वामसेप में आ रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम भूप सिंह नंदवंशी है। नंदवंशी जी, आपसे एक सवाल है कि
संघ में बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उनकी नीतियों से वो सहमत हैं? और अगर वो सहमत हैं तो पिछड़े वर्ग का अभी तक संघ में क्या कल्याण हुआ? सर, हमारे जो लोग लगे हुए हैं पिछड़े वर्ग के, वो लोग गुमराह हैं, उनको आगा नहीं हुआ है अभी कि लेकिन अभी पिछड़े वर्ग के ऐसे बहुत सारे लोग हुए, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हुए, स्वतंत्र देव सिंह हुए, उमा भारती हुई, विनय कटियार हुए। इन सब लोगों ने संघ के कदम से कदम मिला कर राम मंदिर की स्थापना करवाई, राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया और आज वो संघ में नहीं है, क्या गतिविधियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहना है आपका? सर, हमारे वो गुलाम हैं उन लोगों के। हमारे जो लोग हैं वो बहकाए हुए लोग हैं, वो अपना भला चाहते हैं, अपने समाज का भला नहीं चाहते हैं। वो लोग उसमें जुड़े हुए हैं। जातीय आधारित गिनती नहीं हो रही है पिछड़े वर्ग की। कांग्रेस के टाइम पर गिनती का आश्वासन आया, गिनती कराई गई, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हुई। क्या प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं और संघ की सरकार चल रही है, क्या वो गिनती कराएंगे? सर जी, ये प्रधानमंत्री नकली ओबीसी है। वो कैसे? वो ऐसे सर, इसको बताते हैं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जाति से बनिया है, जो जनरल में आते हैं। अच्छा। और सर, हमारे ओबीसी के लोगों को ओबीसी बना के उनको हमारे वोट लेने के लिए उनको ओबीसी बनाया गया है। ऐसे करके हमारे लोग गुमराह हुए पड़े हैं। जैसे जैसे उन लोगों को पता पड़ रहा है कि हमारे हक अधिकार का हनन हो रहा है, वो संघ से निकल के हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में स्वतः आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे भाइयों पर। हमारे भाई वापसी हमारे घर वापसी कराएंगे। क्या आपने सुना है कि आने वाले समय में आपका जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, माननीय चौधरी विकास पटेल जी ओबीसी के मुद्दे पर अगला नया क्या स्टैंड लेने वाले हैं? वो सर, ये तो ऊपर से आदेश आएगा, वो इतनी नॉलेज हमें नहीं है सर। वो घर से आदेश आएगा, उसका हम तन मन धन से हर तरह से पूर्ण सहयोग और पालन कराएंगे। थैंक यू। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खजान सिंह है। आप इस समय जो संगठन के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है आमरण अनशन का, इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप किस विंग के कार्यकर्ता हैं? मैं पुनः अपना नाम बताते हुए आपको, मेरा नाम खजान सिंह है। मैं आगरा मंडल अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ जी। ये जो 4 चरण का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारा दूसरा चरण है, जो कि माननीय बावन मेश्राम जी के आदेशानुसार ये कार्यक्रम हो रहा है, जो कि आरएसएस और मनुवादी सरकारों द्वारा जो वामसेप के और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम को रोकने का काम किया जा रहा था। 6 अक्टूबर को जो नागपुर में महारैली का आरएसएस हेडक्वार्टर को घेराव का मोर्चा ले जाने का, क्या घेराव करने से हमारी समस्याओं का हल होगा? सर, घेराव करने से समस्याओं का हल तो नहीं होगा, लेकिन जितना हमारे संगठन के ये लोग दिखाते नहीं हैं, उससे हमारे लोगों को और ज़्यादा आगे जाने का। राजनीतिक नज़रिए से संघ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक नज़रिए से जैसे आरएसएस ने बीजेपी पार्टी बनाई और वो भी अपने नियंत्रण में रखी, ना कि समाज और देश का भला कर रही है, ऐसे ही पार्टियां बनाती रहेंगी तो ना इस देश का भला होगा, ना इस देश की जनता का भला होगा। लेकिन बहुजन समाज की एक पार्टी प्रस्तावित पार्टी है जिसको लोगों ने लगातार वोट किया, वो 2024 के लिए क्या स्टैंड लेगी और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है? बहुजन समाज की एक स्थापित पार्टी है, उसने जो भी काम किया है 2007 के बाद में, उस पर पूर्ण रूप से विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है और जो अब तक कोई स्टैंड नहीं लिया बहुजन समाज के लिए, आगे 2024 में कोई स्टैंड लेने वाली नहीं है। हमारे लोग अंधविश्वास, लेकिन वो तो ऐसा मानती हैं कि बीजेपी के बगैर और ब्राह्मणों के बगैर हम अपने उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं ला सकते। तो क्या ब्राह्मण और बीजेपी का गठजोड़ क्या वो फिर से करने वाली हैं, जिसके लिए वो चुप्पी साधी हुई हैं? सर, जो जाति, जो ब्राह्मण जाति है, भारत के अंदर 3.5% जाती है जनगणना के अनुसार, जो अपने ग्राम पंचायत का एक सदस्य नहीं चुन सकती, तो बहन कुमारी मायावती जी उन पे कैसा भरोसा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से उनका शासन? निकाय चुनाव में आपकी पार्टी क्या निर्णय लेने वाली है? निकाय चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी को अपना चुनाव पे घोषणा पत्र, मतलब चुनाव टिकटों में लड़ाएंगे और जहाँ तक उम्मीद होगी कि आने वाले समय में भारत के अंदर बहुजन समाज की बहुजन मुक्ति पार्टी का ही राज रहेगा। आपका नाम क्या सर? साथियों, मेरा नाम पूरन चंद बौद्ध है। बहुत जी, यहाँ आप क्यों आए और तहसील पे धरना प्रदर्शन जो हुआ आमरण अनशन, इसका क्या उद्देश्य रहा जिसके लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए? सर जी, मैं राष्ट्रीय बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का सदस्य होने के नाते से इस देश में संविधान के ऊपर धोखेबाजी हो रही है, संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है। तो आज भारत मुक्ति मोर्चा के
इस पर्चे में लिखा हुआ है। जो वाम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने संविधान को बचाने के लिए ये 4 चरणों में ये घोषणा की है, तो इसी के हम समर्थन में और बाबा साहब के संविधान को ऐसा जो मतलब समझे इन मनुवादियों ने अभी तक मतलब समझे सन 1950 में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, आज लगभग 72 साल हो गए, अभी तक सही ढंग से और संविधान को चलाया नहीं और इसको बदलने की प्लानिंग बना रहा। खुद बाबा साहब ने खुद कहा था संविधान देते समय देखो मैंने संविधान को सही बना दिया है पर चलाने वालों की नीयत साफ हो, तो अभी तक संविधान को सही ढंग से चलाने वालों की नीयत नहीं साफ हुई है। तो इसी कड़ी में आज हम ये तहसील आगरा में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम मेसराम जी के समर्थन में और भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन में और संविधान बचाने के समर्थन में ये धरना प्रदर्शन में आए हैं। धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है और आप इस प्रदर्शन में शामिल हुए आज आमरण अनशन जो हुआ, तो इस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? जी मेरा नाम संजोग सिंह है और जो अभी चरणबद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं 6 अक्टूबर आंदोलन के बाद आरएसएस हेडक्वार्टर घेराव आंदोलन के बाद उसके बाद जो आंदोलन चल रहे हैं उसी कड़ी में ये एक आंदोलन है जिसमें कि आमरण अनशन का एक कार्यक्रम लगाया हुआ है, तो उसी में हम लोग शिरकत करने आए हुए हैं। अच्छा, तो आपका जो मुद्दा है आज का, भारत में जितनी भी बौद्ध विरासत हैं उन बौद्ध विरासतों पर आरएसएस का कब्जा है। अगर आरएसएस का कब्जा है तो फिर दिल्ली में इतना बेहतरीन बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार में उसे बनवाया गया, तो ये बात थोड़ा हजम नहीं होती। आप थोड़ा इस पर जवाब दें, स्पष्टीकरण दें कि क्यों है कब्जा, कब्जा कैसे किया उन्होंने दिल्ली पर कब्जा? अगर आरएसएस ने बौद्ध विरासतों पे कब्जा किया, आपने ऐसा बताया, आपके मुद्दे में आज का ये है, आपने अभी बात रखी थी और हम ना सभी मीडिया के लोग सुन रहे थे, तो फिर दिल्ली में जो अभी बनवाया गया बाबा साहब का भवन, जिस जगह बाबा साहब ने स्टडी की थी, संविधान लिखा बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो अगर कब्जा जिन्होंने कब्जा किया तो फिर वो बनवा क्यों रहे हैं आपकी विरासतों को? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी मोनोपोली है क्योंकि आरएसएस ने जो है बीजेपी के माध्यम से बहुत बड़ा दलित वर्ग को लॉलीपॉप दिया हुआ है जी। अब जो लालच दिया हो उसमें खासकर हमारा पढ़ा लिखा तबका ज़्यादातर इसमें गया हुआ है। पढ़े लिखा तबका जो है अभी जिसे सिर्फ आरक्षण से नौकरियां मिली हैं और वो जो है सरकारी लाभ लिया उन्होंने और उनके बच्चे हुए वो, या फिर हमारा जो मजदूर वर्ग है जो अभी सही तरह से आंदोलन से परिचित नहीं है, उनको बस लालच देने के लिए वो कभी कभी इस तरह के कार्यक्रम बाबा साहब का नाम लेते रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अभी हाल में देखा होगा आपने, पिछले कुछ 1 सालों से केजरीवाल भी बाबा साहब का नाम जोर जोर से ले रहा था, लेकिन केजरीवाल ने तो अभी पंजाब में, लेकिन उसकी पोल खुली है अभी। हाँ, पंजाब में जो है सरदार भगत सिंह शहीद आजम की और आपके उसी के नाम पर वोट में सरकारें बनाई। बीजेपी के साथ साथ जो भी अगली पार्टियां आती हैं, मैं तो ये भी कहूँगा कि कई हमारे ही समाज की ऐसे पार्टियां निकली हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाई हैं और सरकारें बनाने के लिए वो समाज को गुमराह करने का काम करती हैं। तो अभी केजरीवाल ने जो किया, जिसमें राजेंद्र गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञा लेकर के अभी 10,000 लोगों को जो दम दीक्षा दिलाई थी, तो उस क्रम में जो है केजरीवाल जी की पोल खुल गई। केजरीवाल जी को जो है खुले मंच से जय श्री राम कहना पड़ा। आज तक उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा, जय भीम कहते थे। लेकिन बहुजनों की, लेकिन सर बहुजनों की एक पार्टी रही है, बहुजन समाज पार्टी, जिसने बौद्ध विरासत और महापुरुषों के इतिहास को जिंदा किया लखनऊ में। आज वो इस पे क्यों चुप्पी साधी हुई है? इस मुद्दे को वो अपनी तरफ से अपोजिशन के तौर पे उठाना चाहे तो वो क्यों नहीं उठा रही है? वो उठा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कई राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं। ये भी हमारी सब सहयोगी पार्टियाँ रही हैं किसी न किसी तौर पर जी, तो ये कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ दांव-पेच हो सकते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के जो है ऊपर जो बैठे हुए लोग उन्होंने डिसाइड किया हो कि उनके कुछ ऐसी राजनीतिक मजबूरियां हैं या कोई इनकी रणनीति है जिसके तहत वो ऐसा नहीं कर रही हैं। तो ये तो खैर वही जाने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। धन्यवाद सर।